देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा 3 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिटन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज ऑफ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज ऑफ, एंड 4 ऑप्शन इज गिविंग। फर्स्ट ऑप्शन इज जीन फ्रीक्वेंसी इन सेम जनरेशन, सेकेंड option is appearance of recessive allele, third option is gene frequency from one generation to next, and fourth option is none of the above। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले, ये आंसर देने से पहले मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक स्मॉल पॉपुलेशन का इवेंट है और ये रैंडम और बाई चांस इवेंट है, जिसकी वजह से किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और जनरेशन टू जनरेशन वो एलील फ्रीक्वेंसी वहाँ पर उस पॉपुलेशन में हमारा क्या है, वेरिएशन को क्रिएट करेगी, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वेरिएशन को चेंज करेगी। देखिए क्या होता है, मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई एक पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन, जिसमें 1000 इंडिविजुअल है। कोई दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें कि ओनली 10 इंडिविजुअल है, सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो कोई भी हमारा प्रेडेटर है, तो आप मुझे यहाँ पर समझना होगा कि अगर कोई प्रेडेटर है तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर कंडीशन में देखिए 10,000 इंडिविजुअल है और उनमें से सपोज 1000 इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर एलील को कैरी करते हैं। इस केस में देखिए यहाँ पर 10 इंडिविजुअल है, स्मॉल सैंपल है, स्मॉल साइज है पॉपुलेशन का, और यहाँ पर 2 इंडिविजुअल उस एक पार्टिकुलर एलील को कैरी करते हैं। हम कोई भी एलील को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कोई ए एलील है, यहाँ पर वो ए एलील 100 इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। तो अगर हम बाई चांस इवेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन इंडिविजुअल का कोई प्रेडेटर्स है, ये बेसिकली जो पॉपुलेशन है लार्ज और स्मॉल, ये सेम इंडिविजुअल की हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 इंडिविजुअल होंगे उनको प्रेडेटर बाई चांस यहाँ पर किल कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है। देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग दैम। लेकिन यहाँ पर 100 इंडिविजुअल को किल करना उस लार्ज सैंपल से डिफ़िकल्ट होगा। तो इस केस में देखिए, अगर 10 इंडिविजुअल में से 2 इंडिविजुअल को प्रेडेटर किल कर देता है, तो वो प्रेडेटर ने यहाँ पर क्या किया, उस एलील फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट कर दिया। तो जब ये पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उसमें वो पार्टिकुलर एलील एलिमिनेट हो गया है बाई चांस इवेंट की वजह से। और वो बाई चांस इवेंट क्या है कि वहाँ पर जो प्रेडेटर है उसने उसको वहाँ पर किल कर दिया है। तो रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसमें इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी थर्ड। इसमें एक और पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है और स्मॉल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का रिजल्ट होगा कि वो वहाँ पर वेरिएशन को रिड्यूस करता है। वेरिएशन को रिड्यूस कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकुलर एलील था वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारी जो जेनेटिक वेरिएशन है वो किसी भी पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से रिड्यूस होती है। लेकिन अगर हम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, तो जेनेटिक डिफरेंसेस इसके और इसके बीच में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ पर तो ए एलील रहेगा, कोई भी जो एलील हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। यानी ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, genetic differences increases in different population but or in 2 population, but in a small population due to genetic drift variation are reduces. Okay, this one was the first question.
नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, adaptive radiation refers to। first option is given adaptation due to geographical area, second evolution of different species from a common ancestor, third migration of member of species to different geographical areas, fourth power of adaptation in an individual to a variety of environments। अडेप्टिव रेडिएशन को पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर हम आंसर को निकालेंगे। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग्स क्या है? समटाइम्स हम इसे रैपिड स्पेशिएशन भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में एक फेमस एग्जांपल दिया हुआ है डार्विन फिंचेस। Darwin finches are closely related species and they have evolved due to adaptive radiation. So how we can define the adaptive radiation? We can take the example of NCERT, that is Darwin finches। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी कोई एक पार्टिकुलर सीड ईटिंग बर्ड थी जो अमेरिका के मेन लैंड एरिया में रहती थी। एक पार्टिकुलर स्पीसीज सीड ईटिंग बर्ड की, और वो बाई कुछ रीजन की वजह से एक पॉपुलेशन वहाँ से एक पॉपुलेशन एक न्यू जियोग्राफिकल एरिया में आती है, और वो न्यू जियोग्राफिकल एरिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसे हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। तो सीड ईटिंग बर्ड माइग्रेट करके उनकी एक पॉपुलेशन एक न्यू जियोग्राफिकल एरिया में आई, गैलापागोस आइलैंड के एक आइलैंड पर आई, और आने के बाद फिर यहाँ पर ये पॉपुलेशन के इंडिविजुअल कुछ इंडिविजुअल हर आइलैंड पर जाते हैं। मैंने बताया कि जो आपका गैलापागोस आइलैंड है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं। तो जिस आइलैंड पर पहले सीड ईटिंग बर्ड आई, वहाँ से कुछ इंडिविजुअल दूसरे आइलैंड पर गए, तीसरे आइलैंड पर गए, फोर्थ आइलैंड पर गए, और फिफ्थ आइलैंड पर गए। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे आइलैंड थे, तो कुछ इंडिविजुअल सेपरेट इंडिविजुअल हर आइलैंड पे गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, या वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था, हैबिटेट था, वो डिफरेंट था, यानी उनका जो फूड था मेनली वो डिफरेंट था। तो फूड डिफरेंट होने की वजह से जो वहाँ पर उनकी बीक थी सीड ईटिंग बर्ड की, इनिशियली सीड ईटिंग बर्ड थे, तो वो अगर सपोज किसी एरिया किसी ऐसे आइलैंड में गए जहाँ पर फूड नहीं है, सिर्फ उनका फूड इंसेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक में चेंज हुआ, जिससे कि वो वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर पाए। दूसरे आइलैंड पर ऐसा था कि हो सकता है कि वहाँ पर जो उनका फूड हो वो हार्ड फूड हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक में चेंज आया वहाँ पर उस पार्टिकुलर अडेप्टेशन के लिए। ऐसे ही हमारे अराउंड 14 आइलैंड थे या 14 स्पीसीज़ का ओरिजिन हुआ। मीन्स यहाँ पर जो एक कॉमन एंसेस्टर था वो डिफरेंट आइलैंड पर गया, और डिफरेंट आइलैंड पर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू हैबिटेट उसमें चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह से वहाँ पर वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में चेंज हो गए, यानी हर आइलैंड पर एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर ये कॉमन एंसेस्टर है, और यहाँ पर हमारी डिफरेंट स्पीसीज हर डिफरेंट आइलैंड पे प्रोड्यूस होती है। तो अराउंड ये 14 फिंचेस थी बर्ड स्पीसीज जो ओरिजिनेट हुई, और ये रैपिड प्रोसेस होता है, ये एक मैक्रो इवोल्यूशन है।
मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब जो रैपिड रेट से होता है, जिसमें कि बहुत सारी स्पीसीज को फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड सेल्स। देयर इज नो एविडेंस, सेकेंड ऑप्शन, ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। देयर इज नो एविडेंस। एक्चुअली इट शुड बी गिल स्लिट्स होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस में गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मैमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल स्लिट्स फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट सेल्स। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एनिमल्स की ऑल सेल्स और प्लांट्स की ऑल सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स नहीं होती। टोटीपोटेंट सेल्स का मीनिंग है कोई एक सिंगल सेल अगर एक कंप्लीट इंडिविजुअल को बना दे तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। इफ एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाए तो उसको हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो प्लांट के केस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक सेल कंप्लीट प्लांट को फॉर्म कर सकती है। तो हर सेल्स उनकी टोटीपोटेंट नहीं है। ऐसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें, सपोज ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में हम बात करें, देखिए एक स्टेज होती है, हमें पता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मोरुला। तो मोरुला में हमारी सेल्स होती है। दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स। और हमारा एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि एक कैविटी होती है और एक एम्ब्रियोनिक सेल मास होता है एक एरिया पे, और बाहर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है। सो जस्ट मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ, व्हाट आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और टोटीपोटेंट सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं एम्ब्रियो की हम एक सेल को निकालें और इस सेल को हम आर्टिफिशियली या हमारे जो मेथड्स है, टूल्स है, उनकी हेल्प से, कल्चर मीडिया की हेल्प से या टेक्निक की हेल्प से ग्रो करे, तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है। कोई भी एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है, कोई भी एक सेल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ से एम्ब्रियोनिक सेल मास से एक सेल निकालूं तो ये सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकती। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। लेकिन ऑल दी सेल्स ये बना सकती है, यानी फीटस की जितनी भी सेल्स होगी उनको ये बना सकती है, लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर देखते हैं। पहले मोरुला में एक सेल्स है, वो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब वो डिफरेंट टिश्यू में चेंज नहीं हुई है। तो वो एक सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, मीन्स अभी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। डिफरेंशिएशन नहीं होने की वजह से वो अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे तो उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। या टोटीपोटेंट सेल्स, सॉरी, इनको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स और स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब अगर एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना दे। यहाँ पर जो टर्म है, इन सेल्स को हम बोलेंगे यहाँ पर प्लूरीपोटेंट
सेल। ये टोटिपोटेंट सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अगर आप एक सेल निकालोगे और उस सेल से जो फीटस है उसकी सारी स्ट्रक्चर बन सकती है। फीटस में जितनी भी सेल्स है इस एक सेल से बन सकती है, लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट चाहिए या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चाहिए वो यहाँ पर फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इंडिविजुअल जो कंप्लीट इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी चाहिए। तो जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो एक एम्ब्रियोनिक सेल मास की सेल से नहीं बन सकती। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स और इन सेल्स को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट सेल्स कैन चेंज इनटू और कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल्स, but it cannot produce a complete organism. Totipotent cells can change into every type of cells and can produce a complete organism. So दोनों में हमारा ये डिफरेंस है टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट में। तो आई थिंक इन्हीं को आप समझ सकते हैं, इन्हीं को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मैनी सेल्स। तो आंसर विल बी, यहां पर तो 3 है, 4th ऑप्शन है ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये हमारा आंसर होगा। ऑन्टोजेनी का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसकी फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। जैसे अगर हम देखें हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल स्लिट्स प्रोड्यूस होते हैं, गिल स्लिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये गिल स्लिट्स क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किससे रिलेटेड है, या हमारा एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? फिश से, क्योंकि हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल स्लिट्स प्रोड्यूस है, इसका मतलब हमारा रिलेशन किससे है? फिश से। अगर आप दूसरी स्ट्रक्चर देखो, जैसे अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, पहले 1 चैम्बर हार्ट बनता है हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, फिर 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। तो हमारा 1 चैम्बर या 2 चैम्बर हार्ट किससे हमें कनेक्ट करता है? फिश से। 3 चैम्बर हार्ट हमारा किससे कनेक्ट करता है? हमारा एम्फीबिया से या रेप्टाइल से। और 4 चैम्बर हार्ट किससे कनेक्ट करता है? बर्ड से। यानी किसी भी इंडिविजुअल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, उसे हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आंसर विल बी 4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।